So hi everyone, welcome back. This is chapter number 4 of our ICSE class 10 economics. ठीक है, तो ICSE class 10 economics chapter का नाम आप देख सकते हैं, theory of supply. We are going to start with this chapter. ठीक है, चलो सबको अपने अपने बुक्स पे आ जाना and whatever part I am showing you बस आपको उतना ही करना है. Remaining part you can skip. ठीक है, सबसे पहला meaning of supply. अच्छा, we did a chapter about demand. डिमांड में क्या होता था, हम लोग बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते थे. वी यूज टू टॉक अबाउट द बायर्स व्यू पॉइंट. ठीक है, बायर खरीदता था, उसको हम लोग डिमांड बोलते थे. यहां पे क्या होगा, यहां पे क्वांटिटी की बात होगी, वहां भी क्वांटिटी की बात होती थी, but that was the quantity which the buyer was willing to buy, and this is the quantity which the seller is offering for sale. सेलर जो सेल के लिए ऑफर कर रहा है उसे हम कहते हैं सप्लाई. ठीक है, बट आपको प्राइस एंड टाइम का ध्यान रखना है. आपको जब भी क्वांटिटी बताओगे तो क्वांटिटी कितने दाम वाला और कौन से मंथ में, तो टाइम एंड प्राइस साथ में आपको बोलना होगा, देन इट विल मेक सम सेंस. ठीक है, तो ये हो गया सप्लाई का डेफिनेशन. तीन बात बस ध्यान में रखना है, वहां पे भी तीन बात ध्यान में रखना था. वो था क्वांटिटी, दैट टाइम वी वर बाइंग, नाउ वी आर ऑफरिंग फॉर सेल. सेकेंड थिंग प्राइस एंड थर्ड थिंग टाइम. ठीक है, बाकी ये सब आप छोड़ देना, सीधा आ जाओ नेक्स्ट चीज जो कि है डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक. ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक. नाउ इमेजिन अ गोडाउन. एक गोडाउन है टेलीविजन का जिसमें बहुत सारे टेलीविजन सेट्स रखे हुए हैं. तो उस गोडाउन में जो टेलीविजन सेट्स रखे हुए हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे स्टॉक. राइट, दैट इज कॉल्ड स्टॉक. तो स्टॉक क्या हो गया, टोटल क्वांटिटी जो हम बेच सकते हैं उसे हम कहते हैं स्टॉक. नाउ इमेजिन अ टीवी का शोरूम. अब टीवी के शोरूम में कितने टेलीविजन है, बहुत कम. ठीक है, गोडाउन में जितने थे उससे बहुत कम है. दिस इज द पार्ट ऑफ स्टॉक विच इज ऑफर्ड फॉर सेल. तो कंज्यूमर्स कहां आएंगे, कंज्यूमर्स आएंगे हमारे शोरूम में. कंज्यूमर्स देखेंगे ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ टेलीविजन जो हमारे पास है, बट कंज्यूमर्स कहां नहीं जाएंगे, वो गोडाउन में नहीं जाएंगे. गोडाउन में असली खजाना पड़ा हुआ है. ठीक है, सो द टोटल कैपेसिटी दैट वी हैव which we can sell, that is called stock, and the part which we only keep in the showroom, that is called सप्लाई. ठीक है, अच्छा सप्लाई को फ्लो कॉन्सेप्ट बोलते हैं. देखो इकोनॉमिक्स में याद रखना, फ्लो कॉन्सेप्ट उसे बोलते हैं जो पीरियड ऑफ टाइम में बताया जाता है. जैसे सप्लाई हम लोग बताते हैं कि जून मंथ में हमने कितना सप्लाई किया, जुलाई मंथ में हमने कितना सप्लाई किया. तो जो टाइम वाइज बताया जाता है तो जो टाइम वाइज बताया जाता है उसे हम कहते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट. और जो एक टाइम वाइज मतलब पीरियड वाइज नहीं, जो पॉइंट वाइज बताया जाए. राइट, लाइक अगर मैं तुमको बोलूं कि अभी जाके देख कर आओ गोडाउन में कितने टीवी पड़े हैं, तो मैंने क्या बोला, अभी जाकर देख कर आओ, राइट नाउ, दैट्स अ पॉइंट ऑफ टाइम. और अगर मैं बोलूं कि पूरे जुलाई मंथ में कितना सेल हुआ है, पीरियड ऑफ टाइम, तो पीरियड ऑफ टाइम को हम बोलते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट. और पॉइंट ऑफ टाइम में जो बताया जाता है उसे हम कहते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट. टू डिफरेंसेस आर इनफ. ठीक है, बट आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये भी याद रख सकते हो कि सप्लाई विल ऑलवेज बी लेस देन स्टॉक. आपके टेलीविजन शोरूम में जितने टीवी पड़े हुए हैं वो डेफिनेटली गोडाउन से तो कम ही होंगे. गोडाउन में यू कैन कीप थाउजेंड्स ऑफ टेलीविजन, बट एक टीवी के शोरूम में कितना होते हैं, 50 60 100 मे बी. ठीक है, ओके, देन ये आप छोड़ सकते हैं, मार्केट पीरियड एंड ऑल, ये सबको आप छोड़ सकते हो, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, डायरेक्टली आ जाना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है उस पर अब आते हैं. ठीक है, वो है इंडिविजुअल सप्लाई वर्सेस मार्केट सप्लाई. इंडिविजुअल सप्लाई किसे कहते हैं, जैसे वहां पे हमने इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड पढ़ा था. एक सेलर का सप्लाई. ठीक है, यहां पे लिखा होगा यस, कमोडिटी विच अ फर्म इज विलिंग टू प्रोवाइड. ठीक है, अ फर्म, एक फर्म. और मार्केट सप्लाई कब बोलते हैं, मार्केट सप्लाई बोलते हैं व्हेन ऑल द फर्म्स, क्या कीवर्ड है, ऑल द फर्म. तो अगर सारे फर्म्स कितने बेचना चाह रहे हैं उसे हम कहते हैं मार्केट सप्लाई. एक एक फर्म, एक एक बिजनेस कितना बेचना चाह रहा है उसे हम कहते हैं इंडिविजुअल सप्लाई. ठीक है, तो यहां पे नीचे एक एग्जांपल से बताया हुआ है, मार्केट सप्लाई विल बी व्हाट, मार्केट सप्लाई विल बी टोटल ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई. जैसे कि यहां सेलर ए है, सेलर बी है, सेलर सी है, तो तीनों का जब आप सप्लाई को जोड़ दोगे तो आपको मार्केट सप्लाई मिल जाएगा. ठीक है, इंडिविजुअल सप्लाई इज एक एक जन कितना सप्लाई कर रहा है, मार्केट सप्लाई इज टोटल, सबका जोड़ दो तो वो मार्केट सप्लाई हो जाता है. राइट, देन दो छोटे छोटे डेफिनेशंस हम लोग देखेंगे. एक है जॉइंट सप्लाई. व्हाट इज जॉइंट सप्लाई?
जब कोई प्रोडक्शन प्रोसेस में, ध्यान रखना, जब कोई प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ भी बनाने के चक्कर में एक से ज्यादा गुड्स बन जाते हैं, एक से ज्यादा सप्लाई हो जाता है, दैट इज कॉल्ड जॉइंट सप्लाई। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया कि फार्मर जब वीट प्रोड्यूस करने जाता है, फार्मर जब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में वीट प्रोड्यूस करने जाता है, तो साइमल्टेनियसली स्ट्रॉ भी प्रोड्यूस हो जाता है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ जॉइंट सप्लाई। ठीक है, आप क्या कोई ऐसा एग्जांपल सोच सकते हैं जहां पे आप कुछ बनाने जाओ और एक के जगह दो चीजें बन जाए? ठीक है, एक के जगह दो चीजें बन जाए, तो ऐसा कोई एग्जांपल? बहुत एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ एन एग्जांपल वेयर व्हेन यू गो टू प्रोड्यूस समथिंग, इंस्टेड ऑफ वन गुड्स यू विल गेट टू गुड्स? ठीक है, अगर आप ऐसा कुछ एग्जांपल सोच सकते हैं, ठीक है, या रिसर्च कर सकते हैं, गूगल है आपके पास, तो थोड़ा मेरे को कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। ठीक है, तो आई विल बी वेटिंग फॉर दिस कमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, कॉम्पोजिट सप्लाई। कॉम्पोजिट सप्लाई किसे कहते हैं? कॉम्पोजिट सप्लाई उसे कहते हैं जहां पे किसी चीज को प्रोड्यूस करने का बहुत सारे सोर्सेस हैं, लाइक यू कैन प्रोड्यूस इट इन मल्टीपल वेज। जैसे कि आपके बुक में बहुत अच्छा एग्जांपल गिवन है, वो एग्जांपल है इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी सोलर भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी थर्मल भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर भी होता है। सो यू कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वेरियस मेथड्स। तो जब किसी चीज को प्रोड्यूस करने के काफी सारे मेथड होते हैं, उसे हम कहते हैं कॉम्पोजिट सप्लाई। ठीक है, तो उसके सप्लाई को हम कहेंगे कॉम्पोजिट सप्लाई, राइट? सो एक पार्ट हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। नाउ वी आर मूविंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आई वुड सजेस्ट यू कि आप एक बार अब तक जितना हमने मार्किंग और पढ़ा है उसको एक बार आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आप ये वाला पोर्शन देखिएगा, बिकॉज दिस पोर्शन इज स्लाइटली लॉन्ग एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप एक बार रीड कर लो। So now, first point, price of the commodity. How does the price of any commodity affect a supply? So मैंने यहाँ पे शॉर्टकट लिख रखा है, डायरेक्ट रिलेशन है। प्राइस ज्यादा मिलेगा तो सेलर के लिए अच्छी बात है, थिंक फ्रॉम द सेलर पॉइंट ऑफ व्यू। प्राइस ज्यादा मिलेगा तो सेलर को प्रॉफिट ज्यादा होगा, सेलर विल सप्लाई मोर, एंड प्राइस कम मिलेगा तो सेलर विल सप्लाई लेस। दैट्स डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट लेट अस सी प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। सो यू हैव कमोडिटी ए जो कि 100 रुपीज का बिकता है, एंड करंटली यू आर सेलिंग दिस, बट प्राइस ऑफ बी विच इज अनदर गुड्स जो कि 500 रुपीज का बिकता है। तो बीइंग अ सेलर व्हाट वुड यू लाइक टू डू? यू वुड लाइक टू सेल ए या बी? बीइंग अ सेलर आप हमेशा बी को प्रेफर करेंगे। तो प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी भी सप्लाई को अफेक्ट करता है। अगर अदर कमोडिटी का प्राइस ज्यादा हो रहा है तो we would like to supply that other commodity, we would not like to supply the first one। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आता है गोल्स ऑफ द फर्म। ठीक है, गोल्स ऑफ द फर्म, तो फर्म के दो गोल्स होते हैं, एक होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जब आप प्रॉफिट ज्यादा कमाना चाहते हो। तो इफ दिस इज योर गोल देन व्हाट यू शुड डू इज यू शुड सप्लाई मोर एट हाई प्राइसेस। तो अगर प्राइस ज्यादा मिलेगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, दैट केस यू विल हाई प्राइस हाई सप्लाई, ठीक है, या मोर सप्लाई। So basically, if you are aiming for a higher profit, then you should supply more at high price. लेकिन अगर आपका aim sales maximization का है, मतलब right now you just want to sell more, आप एक नई कंपनी है और आपको right now enter करना है market, you just want to supply anyhow, तो your supply will be more supply, चाहे प्राइस कुछ भी हो, यू डोंट केयर अबाउट द प्राइस, लॉस होगा होने दो। राइट नाउ वी आर नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड, राइट नाउ वी आर सेल्स ओरिएंटेड। तो दो एम हो सकता है, प्रॉफिट या फिर सेल्स। प्रॉफिट अगर एम है तो हाई प्राइस पे ज्यादा बेचेंगे, और अगर सेल्स एम है तो प्राइस से मैटर नहीं करता, ऐसे ही ज्यादा बेचेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब द थिंग्स दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। आप इनपुट्स बोल सकते हो, इनपुट्स जो हमें प्रोडक्शन करने में लगते हैं, तो वो इनपुट्स की प्राइसेस भी हमें अफेक्ट करती है। यू कैन राइट हियर इनवर्स रिलेशन, यू कैन राइट इनवर्स रिलेशन। जैसे अगर प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट या प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विल बी हायर, वी विल सप्लाई लेस, एंड इफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइस विल बी लोअर, वी विल सप्लाई मोर। ठीक है, नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजी। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, अगेन डायरेक्ट रिलेशन। सो इफ technology is good, you can produce more and you can supply more. If technology is bad, you can produce less and supply less. So there is also direct relation.
Number of firms, again direct relation. More the number of firms, there will be more supply. ज्यादा लोग ज्यादा सप्लाई करेंगे, ठीक है. बट अगर कम लोग रहेंगे, कम सेलर्स रहेंगे, तो सप्लाई भी कम होगा, ठीक है. नेक्स्ट आता है फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन. वेरी सिंपल सा पॉइंट है, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन. सेलर होने के नाते आप आगे क्या सोच रहे हो? इफ यू एक्सपेक्ट प्राइस राइज, अगर आपको लगता है फ्यूचर में प्राइस राइज होगा, तो करंट सप्लाई विल बी लो. बात समझ रहे हो? अगर आपको लगता है फ्यूचर में प्राइस, दिस इज फ्यूचर प्राइस, आई शुड राइट एफ पी, ठीक है, आई शुड राइट एफ पी ओवर हियर, ठीक है. इफ यू एक्सपेक्ट फ्यूचर प्राइस टू बी हाई, योर सप्लाई करंटली विल बी लो. And if you expect future price to be low, then your current supply will be more. एकदम business mindset लगाना है, ठीक है, और कुछ नहीं. Then taxes and subsidies. Taxes will increase your cost. तो उस केस में supply fall हो जाएगा. Subsidies are help from the government. Subsidies होता है financial help from the government. तो subsidies will help you and that is why you can supply more. नेक्स्ट आता है नेचुरल फैक्टर्स. तो नेचुरल फैक्टर्स पे भी सप्लाई डिपेंड करता है. जैसे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल गुड्स कितने आएंगे मार्केट में, दिस टोटली डिपेंड्स ऑन सॉइल फर्टिलिटी, रेनफॉल एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है. तो नेचुरल फैक्टर्स पे भी सप्लाई डिपेंड करता है. अगर नेचुरल फैक्टर्स ने सपोर्ट कर दिया तो देयर विल बी मोर सप्लाई. अगर नेचुरल फैक्टर्स ने सपोर्ट नहीं किया तो देयर विल बी लेस सप्लाई. ये मोस्टली एग्रीकल्चरल गुड्स के लिए. एंड लास्ट पॉइंट आता है मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट. अगेन देयर इज डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है. ज्यादा रोड, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर रहेंगे तो प्रोडक्ट जल्दी पहुंचेगा, देयर विल बी मोर सप्लाई. खराब रोड या नो रोड्स ऐसा अगर फैसिलिटी रहा तो देयर विल बी लेस सप्लाई. तो हियर आल्सो देयर इज डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है. एक पार्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट किया. अब हम लोग अगले पार्ट पे चलेंगे. ऑलराइट, जो नेक्स्ट पोर्शन है आपको अपने बुक में दिखेगा, वो कुछ डेफिनेशंस है जो आई एम गोइंग टू टीच यू फ्रॉम माय नोट्स, ठीक है. तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाद में. अभी you should just focus on the screen, ठीक है. Now the first thing that we are going to discuss is individual supply schedule. Schedule या schedule, जो बोलना है बोलो. I will say schedule, ठीक है. Individual supply schedule. Individual supply क्या था? Individual supply was supply by only one firm, ठीक है, only one producer, individual producer. तो a supply done by only individual producer is called individual supply. अगर किस प्राइस पे कितना सप्लाई, ये टेबल फॉर्म में दिया हुआ है. जैसे यहाँ टेबल फॉर्म में दिया हुआ है 10 रुपीज पे कितना सप्लाई कर रहा है ए, 10 रुपीज में कितना सप्लाई कर रहा है बी. तो देयर आर टू सेलर्स और दोनों का इंडिविजुअली डेटा आपको दिया हुआ है कि 20 रुपीज पे ए कितना सप्लाई कर रहा है, बी कितना सप्लाई कर रहा है. सो इफ द डिटेल्स अबाउट हाउ मच सप्लाई इज डन एट व्हाट प्राइस, अगर ये टैब्यूलर फॉर्म, टेबल फॉर्म में गिवन है, तो इसको शेड्यूल बोलेंगे. एक एक जन का इंडिविजुअली गिवन है तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल बोलेंगे. नेक्स्ट कम्स इंडिविजुअल सप्लाई कर्व. कर्व कब बोलते हैं? जब उसी डेटा को आप ग्राफ फॉर्म में प्लॉट कर देते हैं. व्हेन यू प्लॉट द सेम डेटा इन ग्राफिकल फॉर्म, इट इज कॉल्ड कर्व. एक सेलर का है तो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, ठीक है. देन कम्स मार्केट सप्लाई शेड्यूल, ठीक है. मार्केट सप्लाई शेड्यूल, मार्केट सप्लाई किसको कहते थे? सप्लाई बाय ऑल द सप्लायर्स, ठीक है, बाय ऑल द प्रोड्यूसर्स. तो सप्लाई डन बाय ऑल द प्रोड्यूसर्स इज कॉल्ड मार्केट सप्लाई. अगर डेटा आपको टैबुलर फॉर्म में, टेबल फॉर्म में गिवन है तो आप उसको शेड्यूल बोलेंगे, और नीचे अगर ग्राफ फॉर्म में गिवन है तो आप उसको कर्व बोलेंगे, ठीक है. एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आपको मार्क करके चलना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है. आपको ये बात याद रखना है कि जो समेशन हम लोग कर रहे हैं, जो एडिशन हम लोग कर रहे हैं, वो हॉरिजॉन्टल इन नेचर है. आप देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली एडिशन हो रहा है, 50 प्लस 100 ऐसे ऐसे ऐड कर रहे हैं. जब हम लोग एडिशन हॉरिजॉन्टली करते हैं तो उसे हॉरिजॉन्टल समेशन कहते हैं. एक होता है वर्टिकल समेशन, टॉप टू बॉटम समेशन करते हैं, टॉप से बॉटम तक. वी आर नॉट एडिंग लाइक दैट, वी आर नॉट एडिंग टॉप टू बॉटम, वी आर एडिंग लेफ्ट टू राइट, ठीक है. तो इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल समेशन. तो ये आप एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद रखेंगे. नेक्स्ट बात जो आपको लास्ट बात याद रखना है वो ये है कि इंडिविजुअल जो सप्लाई कर्व होता है वो स्टीप होता है, स्टीप, ठीक है, थोड़ा सा स्टैंडिंग होता है, स्टीप होता है. और जो मार्केट का सप्लाई कर्व होता है वो कंपैरेटिवली फ्लैटर होता है. तो बस आपको इतना सा बात याद रखना है, ठीक है. आप एक बार के लिए व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, ठीक है.
ये आप इंडिविजुअल वाले का ले सकते हैं, ठीक है। ये आपके बुक में भी लिखा होगा, बट आई हैव सॉर्टेड थिंग्स आउट तो थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। एंड रेस्ट दिस इज मार्केट सप्लाई शेड्यूल एंड कर्व, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जाते हैं, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज लॉ ऑफ सप्लाई। तो देखो एक ही जगह पे मैंने आपको लॉ ऑफ सप्लाई का सब कुछ दे दिया है, ठीक है। अगेन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं, या बुक में नोट डाउन कर सकते हैं। एक ही जगह पे मैंने पूरा लॉ ऑफ सप्लाई में जो जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको यहाँ पे डाल दिया। इसके अलावा एक ही टॉपिक पढ़ना है, वो है एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस भी मैं आपको अभी कराऊंगा, ठीक है। नाउ क्या ध्यान रखना है लॉ ऑफ सप्लाई में? लॉ ऑफ सप्लाई में यू हैव टू पे अटेंशन। होता क्या है कि बच्चे एक बात बताते हैं, दूसरी बात भूल जाते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल से लॉ ऑफ सप्लाई मीन्स अ लॉ वेयर increase in price will lead to increase in supply, quantity supplied, and fall in price will lead to fall in quantity supplied also। बस इतना बोल के रुक जाते हैं। आपको एक सेकंड बात भी इसमें बोलना होगा, और वो है अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स शुड रिमेन कांस्टेंट। ये आपको बोलना पड़ेगा। हमने जब सप्लाई के फैक्टर्स पढ़े थे, सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे, तो पहला वाला जो पॉइंट था वो था प्राइस के बारे, बट प्राइस के अलावा और भी 10 पॉइंट्स थे। तो वो जो अदर फैक्टर्स है ना, अदर फैक्टर्स को चेंज नहीं होना होगा। तो आपको ना दोनों बात बोलनी है। आपको बोलना होगा कि लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स that when price increases supply will also increase, when price decreases supply will also decrease if other factors remains constant। अगर आपने ये सेकंड बात नहीं बोला तो लॉ ऑफ सप्लाई फिर कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ पे आपको डेफिनेशन में ये बोलना बहुत जरूरी है। बात समझ में आया? बहुत लोग नहीं बोलते। अच्छा, अजम्पशंस, आप एनी टू अजम्पशंस याद कर सकते हैं। आपको क्या अजम्पशन में बोलना है? आपको अजम्पशन में बोलना है अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो आप बस फैक्टर का नाम लिख दो और लास्ट में लिख दो रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसे करके बोल दो। फैक्टर्स का नाम लिखो और बोलो कि इट विल नॉट चेंज, ठीक है। तो ये तो हो गई लॉ एंड उसके अजम्पशंस। अब हम लोग चलते हैं और ये डिस्कस करते हैं कि एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ क्या होगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है। आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। बस इतना सा पढ़ना है लॉ ऑफ सप्लाई में। आई जस्ट समराइज एवरीथिंग ओवर हियर। नेक्स्ट, अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन। ऐसा क्यों होता है? प्राइस बढ़ने से सप्लाई क्यों बढ़ता है? तो लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन। चलो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं हम लोग एक पेन बना रहे हैं, और पेन बनाने का कॉस्ट इज ₹8। तो पेन हमें ₹8 का पड़ रहा है, ठीक है। अब इसमें हम लोग अपना प्रॉफिट जोड़ते हैं, और हम लोग जोड़ते हैं कि विल टेक ₹2 प्रॉफिट। तो ₹8 बनाने का लगा, ₹2 हमने अपने प्रॉफिट जोड़े, तो प्राइस कितना आ जाएगा? प्राइस आ जाएगा ₹10। तो मार्केट में हम लोग ₹10 का बेचेंगे, ठीक है। नाउ लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है प्राइस चेंज कर दो। तो प्राइस चेंज करते हैं, लेट्स चेंज द प्राइस। तो प्राइस लेट्स से विल टेक द प्राइस टू 14, विल टेक द प्राइस टू 14। अब अगर प्राइस बढ़ गया, कॉस्ट भी बढ़ जाएगा क्या? कॉस्ट तो उतना ही रहेगा। पेन आज भी ₹8 का ही बना रहे हैं, नो डिफरेंस, ठीक है। बिकॉज दाम बढ़ा है, मार्केट में दाम बढ़ा है, बट हमें बनाने का तो उतना ही पड़ रहा है। सो व्हाट विल चेंज? व्हाट विल चेंज ओवर हियर? आवर प्रॉफिट मार्जिन विल चेंज। ये जो हमारा मार्जिन है ना, जो हम लोग हर कस्टमर से लेते हैं, ये बदल जाएगा। ये ₹6 हो जाएगा। ₹8 कॉस्ट पड़ा, ₹6 का हमारा प्रॉफिट हुआ, तो हमने 14 का बेचा। सो प्राइस बढ़ने से क्या चेंज हो जाता है? इफ प्राइस चेंजेस आवर प्रॉफिट इंक्रीजेस। ये बात है, प्राइस चेंज होने से हमारी प्रॉफिट इंक्रीज हो जाती है, एंड देयरफॉर दिस बिकम्स हायर। तो ये हायर प्रॉफिट इंड्यूस करता है और सप्लायर्स को कि और सप्लाई करो, क्योंकि हाई प्रॉफिट मिल रहा है। तो एट हायर प्रॉफिट इट इंड्यूसेस द सेलर टू सप्लाई मोर। ये पहला पॉइंट हुआ, पहला एक्सप्लेनेशन। दूसरा एक्सप्लेनेशन, व्हाई डज हाई प्राइस लीड टू हायर सप्लाई? क्योंकि हाई प्राइस होने से क्या हो जाएगा? हायर प्रॉफिट होगा। प्राइस हाई होने से हायर प्रॉफिट होगा, और हायर प्रॉफिट होगा तो न्यू सेलर्स आ जाएंगे मार्केट में। जो लोग आज तक सप्लाई नहीं कर रहे थे, दे विल आल्सो एंटर द मार्केट, दे विल आल्सो स्टार्ट सप्लाइंग, एंड देयर विल बी राइज इन सप्लाई, ठीक है। तो ये हो गया लॉ ऑफ सप्लाई का मीनिंग, लॉ ऑफ सप्लाई का असम्पशंस। असम्पशंस आपको एनी टू करके चलना है।
ठीक है, एंड लॉ ऑफ सप्लाई के एक्सप्लेनेशन भी आपको 2 ही पढ़ना है, ठीक है, ओनली 2 ही पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ। एक्सेप्शंस मतलब जहां पे लॉ काम नहीं करेगा, बात समझ रहे हो? तो नाउ वी आर गोइंग टू सी कि लॉ कहां कहां काम नहीं करेगा। सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। सबसे पहले हम लोग वर्टिकल कर्व के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1, लॉ कहां काम नहीं करेगा? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में लॉ काम नहीं करता। मतलब अगर दाम बढ़ भी रहा है ना, तो आप सप्लाई नहीं बढ़ा पाएंगे। क्यों नहीं बढ़ा पाएंगे? क्योंकि एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन नेचुरल फैक्टर्स। डिपेंड्स ऑन व्हाट? नेचुरल फैक्टर्स। तो अगर लेट्स से किसी वेजिटेबल का दाम बढ़ रहा है, तो क्या आप इमीडिएटली उस वेजिटेबल को उगाकर मार्केट में ला पाओगे? नहीं ला पाओगे, क्योंकि हो सकता है उस वेजिटेबल का सीजन ही नहीं है अभी, हो सकता है सॉइल में फर्टिलिटी नहीं है, हो सकता है इनफ रेनफॉल नहीं होगा, तो आप नहीं कर पाएंगे। सेकेंड, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन। देखो इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं कि राइट नाउ द प्राइस ऑफ वट एवर यू आर सेलिंग इज 50 रुपीज। कितना है प्राइस? 50 रुपीज, दिस इज करेंट। अच्छा, प्राइस क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। इंक्रीज होकर कितना हो गया? 70 रुपीज हो गया। नाउ द लॉ सेज कि द प्राइस इंक्रीजेस देन सप्लाई शुड आल्सो इंक्रीज। यही तो लॉ बोलता है ना, प्राइस इंक्रीज होने से सप्लाई भी इंक्रीज होगा। बट क्या आप सप्लाई इंक्रीज करेंगे? द आंसर इज नो, क्योंकि आपको लगता है कि फ्यूचर में अभी और बढ़ेगा। आपको लगता है कि ये तो 90 तक जाएगा। सो राइट नाउ प्राइस हाई हो चुका है, प्राइस 70 पे गया है, प्राइस हाई हो गया है, बट आर यू सप्लाइंग मोर? नो। व्हाई? बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग फर्दर इंक्रीज। आपको लगता है अभी और इंक्रीज होने वाला है प्राइस। नेक्स्ट पॉइंट आता है बैकवर्ड इकोनॉमीज। बैकवर्ड इकोनॉमीज मतलब बैकवर्ड कंट्रीज, जैसे कि नाइजीरिया हो गया या कोई भी अफ्रीकन कंट्री हो गया जो बैकवर्ड है, तो उनके देश में अगर प्राइस बढ़ता है ना, स्टिल दे कैन नॉट सप्लाई मोर, बिकॉज उनको प्रोड्यूस करने के लिए ना तो फैक्ट्री है, ना तो रॉ मटेरियल है, ना तो स्किल्ड लेबर है, तो वो चाह के भी प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। एंड यहाँ पे आता है रेयर कमोडिटीज। रेयर कमोडिटीज होते हैं हिस्टोरिकल चीज, ओल्ड पेंटिंग, ओल्ड स्टैच्यूज, ओल्ड एवरीथिंग ओल्ड, जो 5000 साल पुराना है, जमीन से निकला। और उसकी वैल्यू क्यों है? उसकी वैल्यू इसलिए है क्योंकि वो हिस्टोरिकल है। Those things are historical in nature and that is why they have value. तो आज अगर दाम बढ़ रहा है तो आज नया प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये चीजें मशीन में नहीं बनती, ये चीजें पुरानी निकलती है जमीन के अंदर से। 5000 साल पुरानी चीजें, 2000 साल पुरानी चीजें, तो दे हैव वैल्यू बिकॉज दे आर ओल्ड। तो अभी नया फ्रेश सप्लाई कैन नॉट बी क्रिएटेड। एंड लास्ट एक पॉइंट आता है यहाँ पे, वो आता है लेबर के बारे में। बैकवर्ड बेंडिंग कर्व, ये आता है लेबर के बारे में, ठीक है। अब लेबर वाला मैं आपको सीन समझा देता हूं। क्या होता है कि लेबर को जब आप ज्यादा पैसे दोगे ना, देखो मैं आपको ग्राफ यहां पे बना के दिखाता हूं। जब लेबर को आप ज्यादा पैसे दोगे तो लेबर आपके लिए काम करेगा ज्यादा, ठीक है, यहां तक काम करेगा। फिर आप और पैसे दोगे और वेजेस दोगे लेबर को, तो लेबर आपके लिए थोड़ा सा और काम करेगा, ठीक है, तो और सप्लाई आया लेबर का, और सप्लाई आया। लेकिन फिर आप और पैसे दोगे ना लेबर को, तो वो आपके लिए कम काम करेगा, वो पीछे चला जाएगा। क्यों? बैकवर्ड बेंडिंग क्यों हो गया? वो पीछे क्यों चला गया? ठीक तो आगे जा रहा था। द प्रॉब्लम इज दैट लेबर्स आर नॉट मशीन। मशीन में क्या है, आप ज्यादा तेल डालोगे वो ज्यादा चलेगा, बट इंसान में आप ज्यादा लेबर दोगे ना, तो एक लिमिट के बाद वो थक जाएगा, और थकने के बाद फिर वो और ज्यादा काम नहीं करेगा। दे हैव देयर पर्सनल लाइफ, दे नीड रेस्ट, and therefore just by throwing more money you cannot make them work for more hours. Initially थोड़ा सा होता है, देखो यहाँ पे ग्राफ भी बना हुआ है। इनिशियली ये ग्राफ थोड़ा सा राइज करेगा, जब आप ज्यादा पैसे दोगे तो थोड़ा सा ज्यादा काम करेगा, बट एक टाइम के बाद वो कम काम करने लगेगा, ठीक है। तो विद दिस लॉ ऑफ सप्लाई का हमने सारा पार्ट देख लिया। एक बार आपको इसको अपने बुक से कवर करना है, जितना मैंने यहाँ समझा दिया इनफ है, ठीक है, दैट्स इट। राइट, नाउ वी विल मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम लोग पहले कर चुके हैं डिमांड चैप्टर में, ठीक है, नो डिफरेंस एज सच। जैसे कि द टॉपिक ऑफ चेंज, ये जो चेंज इन सप्लाई आएगा ना, दिस वन, इंक्रीज डिक्रीज, ये सब चेंज, ये जो टॉपिक है चेंज इन सप्लाई, वी हैव डन अ सिमिलर टॉपिक कॉल्ड चेंज इन डिमांड इन द डिमांड चैप्टर। वहां पे मैंने आपको बहुत डिटेल में एक एक ग्राफ बना बना के दिखाया था और डिफरेंसेस समझाया था। आई वेंट वेरी स्लो इन द डिमांड चैप्टर बिकॉज मेरे को पता था वही सब चीज सप्लाई में भी आएगा, तो यहाँ पे वी कैन सेव टाइम। तो आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ दिस पार्ट बिकॉज एकदम सेम है। द ओनली डिफरेंस इज कि वहां पे प्राइस बढ़ने से डिमांड यूज्ड टू फॉल, क्योंकि इनवर्स रिलेशन था, सप्लाई वुड राइज इंस्टेड।
दैट इज द ओनली डिफरेंस। अगर वहां पे प्राइस कम होता था तो डिमांड यूज टू इंक्रीज, क्योंकि या एक्सपैंड बोल सकते हो, डिमांड यूज टू एक्सपैंड क्योंकि वहां पे इनवर्स रिलेशन था, यहां पे सप्लाई विल कॉन्ट्रैक्ट। दैट इज द ओनली डिफरेंस। यहां पे प्राइस एंड सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशन है, वहां पे प्राइस एंड डिमांड का इनडायरेक्ट रिलेशन था। देयर इज नो डिफरेंस अदर देन दैट। अगर आप वही लॉजिक फॉलो करके जैसे मैंने वहां ग्राफ बताया था बनाने को वैसे ही अगर आप बनाएंगे, देयर इज नो अदर डिफरेंस। ठीक है, आपके बुक में यहाँ पे बताया हुआ है, दिस इज अपवर्ड मूवमेंट, दिस इज डाउनवर्ड मूवमेंट। ठीक है, दिस इज राइट, दिस इज राइट शिफ्ट एंड दिस इज लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, दिस इज द ओनली थिंग। आपको डायग्राम पता होना चाहिए एंड एनी टू डिफरेंसेस। ठीक है, एनी टू डिफरेंसेस एंड डायग्राम पता होना चाहिए। इसको बहुत डिटेल में मैंने डिमांड चैप्टर में समझाया था, एक एक डायग्राम मैंने वहां पे आपको बना के दिखाया था। आपको भी वैसे ही डायग्राम्स बनाने हैं, एकदम वही लॉजिक के साथ बनाने हैं। बस ओनली थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज कि प्राइस एंड डिमांड उस चैप्टर में इनवर्सली रिलेटेड थे और प्राइस एंड सप्लाई इस चैप्टर में डायरेक्टली रिलेटेड है। दैट इज द ओनली डिफरेंस, देयर इज नो अदर डिफरेंस, एकदम सेम है। ठीक है, तो ये आप कर लेना, इतना कुछ आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, आपको बस ये वाला चार्ट पढ़ना है। ठीक है, बहुत अच्छे से आपके बुक में बना के दिया है, बिकॉज क्वेश्चन यही आएगा। क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम मीनिंग पूछेगा तो मीनिंग आपका यहीं से कवर हो जाएगा, डायग्राम पूछेगा तो डायग्राम भी आपका यहीं से कवर हो जाएगा, और डिफरेंसेस पूछेगा तो डिफरेंसेस भी आपका यहीं से कवर हो जाएगा। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स। बाकी वो ऊपर जो इतना लिखा हुआ है ज्ञानबाजी है, वो आप मेरा डिमांड चैप्टर का वीडियो देखेंगे तो ऐसे भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यू नीड टू जस्ट डू दिस एंड यू नीड टू नॉट डू एनीथिंग एल्स। ठीक है, उसके बाद ये आपको पढ़ना है तो एक बार के लिए रीड कर सकते हो। ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पिछला टॉपिक कर लेंगे तो ये आपका ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है, तो मीनिंग एंड कॉजेज आप कर सकते हैं, मीनिंग एंड कॉजेज आप कर सकते हैं। अगर आपने पिछला टॉपिक कर लिया है तो इसको करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। इफ यू हैव डन टॉपिक नंबर 10, यहाँ से जो मैंने बोला, या आप मेरे डिमांड वाले चैप्टर से कर सकते हैं, जस्ट रिवर्स है। तो 10 अगर आपने किया तो 11 एंड 12 टॉपिक भी हो जाएगा। नेक्स्ट कमिंग टू इलास्टिसिटी, अगेन इलास्टिसिटी टॉपिक एग्जैक्टली सेम है, जैसा डिमांड में था वैसा ही यहाँ पे है। डिमांड में हमने क्या बात किया था, व्हाट वाज इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी का मतलब होता है हाउ मच चेंज। ठीक है, इलास्टिसिटी का मतलब होता है डिग्री ऑफ रेस्पॉन्स, आई एम सॉरी, डिग्री ऑफ रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स का मतलब होता है चेंज। ठीक है, सो हाउ मच चेंज विल देयर बी इन सप्लाई इफ देयर इज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो आप बस ये मीनिंग मार्क करके रखना, कॉन्सेप्ट इज एग्जैक्टली सेम, जैसा डिमांड चैप्टर में किया था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। सो आई एम नॉट डूइंग इट अगेन बिकॉज टाइम का वेस्टेज होगा, वहां पे मैंने पूरा डिटेल में आपको समझाया है। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर हमने पूरा एक चैप्टर कर रखा है, इससे पिछला वाला चैप्टर। फॉर्मूला, फॉर्मूला आप देखोगे एग्जैक्टली सेम है, ओनली डिफरेंसेस कि यहाँ पे सप्लाई आ गया, उस चैप्टर में हम लोग यहाँ पे डिमांड लिखते थे, फॉर्मूला में डिमांड लिखते थे। अगर आप सेकंड फॉर्मूला भी देखोगे, सेकंड फॉर्मूला इज आल्सो एग्जैक्टली सेम। व्हाट इज द ओनली डिफरेंस? वहां पे जो क्वांटिटी होता था वो क्वांटिटी सप्लाई का, डिमांड का होता था, यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई का हो जाएगा। यहाँ पे क्वांटिटी जो है सप्लाई का हो जाएगा, नथिंग एल्स, एवरीथिंग इज सेम। तो मैंने आपको वहां पे भी बोला था फॉर्मूला लर्न करना, वैसे सम्स नहीं आएंगे बट आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है, ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है। हो सकता है वो लोग खुद से फॉर्मूला दे देंगे और बोलेंगे बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, सो फॉर्मूला बस आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए याद रखना है, अदरवाइज फॉर्मूला का उतना कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। ये सेकंड फॉर्मूला एंड दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, बस आपको यही याद रखना है। यू डोंट नीड टू रिमेंबर एनीथिंग एल्स, डेफिनेशन आपको याद रखना है, एवरीथिंग इज सेम, बस वहां पे डिमांड था, यहाँ सप्लाई है, दैट्स इट। उसके बाद 5 टाइप के वैल्यूज आते थे और 5 टाइप का ग्राफ आता था। ठीक है, 5 टाइप के वैल्यूज एंड 5 टाइप का ग्राफ एग्जैक्टली सेम है। मैं आपको एक समराइज वर्जन अपने नोट से दिखा देता हूं सो यू कैन कॉपी इट। ठीक है, एक समराइज वर्जन आई एम गोइंग टू शो यू, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके कॉपी कर सकते हो ये। ठीक है, दिस यू कैन कॉपी। तो ये 5 वैल्यूज है, 5 वैल्यूज का एक्सप्लेनेशन है एंड 5 ग्राफ्स है। ग्राफ कैसे बनाने हैं इसको मैंने 15 मिनट लगा के पूरा समझाया था डिमांड चैप्टर में। एग्जैक्टली वही लॉजिक से ग्राफ यहां पे भी बनेगा, देयर इज नो डिफरेंस इन लॉजिक। द ओनली डिफरेंस इज कि वहां प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होता था, यहां प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ जाएगा, दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो आप इस चार्ट को अगर कॉपी कर ले या स्क्रीनशॉट लेके आप कैसे भी करके आप अपने, देखो बुक में बहुत लंबा दिया हुआ है, ठीक है, उतना जरूरत नहीं पड़ेगा। एग्जाम में मोस्टली क्या पूछेंगे वो लोग,
एग्जाम में दे कैन गिव डायग्राम, तो डायग्राम यहाँ मैंने बताया है, और डायग्राम बनाना मैंने डिमांड चैप्टर में बहुत डिटेल में सिखाया था, ठीक है। एक एक डायग्राम मैंने वहां बना के दिखाया था, तो यहाँ पे जस्ट आपको उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगाना है, बट वहां इनवर्स रिलेशन था या डायरेक्ट रिलेशन रहेगा। एग्जाम में क्या पूछ सकता है, एग्जाम में वो आपको वैल्यूज पूछ सकते हैं, तो वैल्यूज यहाँ लिखे हुए हैं, किस वैल्यू का क्या नाम है वो लिखा हुआ है, डायग्राम पूछ सकता है, डायग्राम भी लिखा हुआ है, एंड मीनिंग पूछ सकता है, तो मीनिंग भी लिखा हुआ है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इंपॉर्टेंट है वो पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, बस इतना ही सा आपको पढ़ना है, ठीक है। वो बुक का 2-3 पेज पढ़ के कोई फायदा नहीं, पूछेगा वही जो यहाँ पे दिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, एंड बस इसको नोट डाउन करके आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। हम आपको अब लेकर चलते हैं लास्ट टॉपिक पे। नाउ आई एम गोइंग टू टेक यू टू द लास्ट टॉपिक, एंड दैट इज स्लाइटली इंपॉर्टेंट। लास्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू फोकस ऑन, जो इस चैप्टर में है, वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी, और इसमें आपको याद रखना है कि अगर चेंज इन सप्लाई पॉसिबल है, इफ चेंज इज वेरी मच पॉसिबल, तो आप इलास्टिक बोलोगे, और अगर चेंज लेस है या नो चेंज है, नो या फिर लेस चेंज, अगर सप्लाई में ज्यादा चेंज नहीं आने वाला है, तो फिर आप बोलेंगे इन इलास्टिक, देन यू विल से इन इलास्टिक, राइट। तो आइए देखते हैं, हाँ, तो मार्किंग आप करते चलना, ठीक है। पहला पॉइंट बोलता है पॉसिबिलिटी ऑफ शिफ्टिंग, क्या आप प्रोडक्ट ए से प्रोडक्ट बी में जल्दी से शिफ्ट कर सकते हो, अगर आपको प्रोडक्ट बी में ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा है, कैन यू गिव अप प्रोडक्ट ए एंड शिफ्ट टू प्रोडक्ट बी, अगर आप प्रोडक्ट बी में जल्दी शिफ्ट कर सकते हैं, इफ पॉसिबिलिटी ऑफ शिफ्टिंग, इफ पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इज देयर, तो आप इलास्टिसिटी बोलोगे, इलास्टिसिटी हाई बोलोगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं, चेंज पॉसिबल नहीं है, शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है, तो फिर आप इलास्टिसिटी को लो या इन इलास्टिक बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है लेंथ ऑफ टाइम, कितना ज्यादा टाइम मिल रहा है। देखो, मोर टाइम मोर इलास्टिसिटी, क्योंकि ज्यादा टाइम मिलने से चेंज पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। आज से 10 साल में बहुत सारे सप्लाई चेंज हो जाएंगे, बट इट मे बी डिफिकल्ट टू चेंज क्वांटिटीज इन फ्यू वीक्स, फ्यू वीक्स में चेंज करना डिफिकल्ट है, बट फ्यू इयर्स में चेंज करना बहुत ईजी है। सो मोर द टाइम मोर विल बी इलास्टिसिटी। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जब भी आप प्रोडक्शन चेंज करेंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज होगा, इफ द चेंज इज वेरी स्लाइट। मान लो हम लोग ज्यादा आउटपुट बनाना चाह रहे हैं, सो वी वांट टू मेक मोर आउटपुट, और आउटपुट बनाने के चक्कर में हमारा जो कॉस्ट है वो स्लाइटली चेंज हो रहा है, स्लाइट चेंज तो ज्यादा फर्क देगा नहीं हमें, सो वी कैन इजीली प्रोड्यूस मोर, द सप्लाई विल बी इलास्टिक, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा नहीं चेंज हो रहा ना, प्रोडक्ट बनाने का जो खर्चा है वो ज्यादा चेंज नहीं हो रहा, वो क्या हो रहा है, वो स्लाइट चेंज हो रहा है, तो स्लाइट चेंज से हमें फर्क नहीं पड़ता, तो वी कैन इजीली चेंज आवर सप्लाई, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा नहीं। बट अगर कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाएगा, अगर हम कुछ बनाने जाए और कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाएगा, देन आई विल नॉट चेंज माई सप्लाई, बिकॉज कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, तो आई कीप माई सप्लाई लेस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ कमोडिटी, अगर कमोडिटी ड्यूरेबल है, ड्यूरेबल मतलब लॉन्ग लाइफ कमोडिटीज, जैसे कि फर्नीचर हो गया, तो इनकी सप्लाई इलास्टिक होती है। लेकिन अगर कमोडिटी पेरिशेबल है, पेरिशेबल मतलब शॉर्ट लाइफ कमोडिटी, जैसे मिल्क यहाँ पे एग्जांपल है, तो इनकी सप्लाई इन इलास्टिक होती है। एंड लास्ट पॉइंट, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज, इफ द एंटरप्रेन्योर वांट्स टू टेक मोर रिस्क, तो उसकी सप्लाई इलास्टिक होगी, बट अगर वो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता है तो वो सप्लाई को ज्यादा चेंज करेगा नहीं, सप्लाई विल बी इन इलास्टिक, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, ठीक है। आपको ये चैप्टर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, एंड वी विल मीट वेरी सून विद द नेक्स्ट वीडियो।